हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू प्रिपरेशन टिप्स के कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था और किस चीज़ का ख्याल नहीं रखना है, मतलब कौन सा चीज़ आपको एक्सेप्टेबिलिटी पे आपको अपने आप पर लागू करना है। अब आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जो रेगुलरली पूछे जाते हैं। 100% ये नहीं कि यही पूछे जाएंगे, पर बैक क्वेश्चंस का बैकग्राउंड यही होगा। तो टीजीटी पीजीटी आईटी सबके लिए ये सब क्वेश्चंस बेसिक्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो आपके बारे में रहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपको अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जिससे कि जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है उसको आपके बैकग्राउंड के बारे में पता चल सके। आपकी पढ़ाई का लोकेशन क्या है, आपके वर्क एक्सपीरियंस का लोकेशन क्या है। अच्छा, मैं ये लोकेशन क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए, ये आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो केंद्रीय विद्यालय का देने जा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यूअर के मन में हर समय एक ये सोच रहती है कि ये सामने वाला बंदा या बंदी जो अभी इंटरव्यू देने आए हैं, उनकी जो एडेप्टेबिलिटी है डिफरेंट लोकेशन में काम करने की, वर्क लोकेशन में काम करने की, वो है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है जो किसी एक लोकेशन पे ही काम करना चाहता है। जैसे अगर आप बिहार में हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो आप सिर्फ बिहार में काम करना चाहें, आपको पश्चिम बंगाल नहीं जाना है। तो ये मन में हर समय उनके रहता है। लेकिन जब वो आपके प्रोफाइल के बारे में बात करें, जैसे आपने पढ़ाई कहीं और से की है, आपने जॉब कहीं और किया है, तो इससे जो जब डिफरेंट लोकेशन होता है तो इसके इससे उनके मन में एक पॉजिटिव चीज ये आती है कि ये बंदा या बंदी जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिफरेंट लोकेशन में पढ़ाई किया है इन्होंने, डिफरेंट लोकेशन पे वर्क एक्सपीरियंस है इनका। तो ये चीज आपको हाईलाइट करनी है। जिनके पास ये चीज नहीं है एक ही जगह से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये, लेकिन अगर है आप में, आपके प्रोफाइल में ये सब चीज है डिफरेंट लोकेशंस के, तो आपको हाईलाइट करना है कि आपने इस जगह से ये पढ़ाई की। ऐसा नहीं कि जैसे आप बता रहे हो कि आप मैट्रिक जो 10th है वो आपने किया है, आपने 12 किया है, ये सिर्फ बता रहे हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, जैसे एग्जांपल कि आपने मधुबनी से मैट्रिक किया है, लेकिन आपने रांची से इंटर किया है, 12 किया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने रांची से 12 किया है। तो ये चीज आपको हर समय ध्यान रखना है। शॉर्ट में एक अच्छा होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। ऐसा नहीं है कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में पूरे सिबलिंग्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप खुद बैठे हो, क्योंकि आप एक टीचर हो और आप एक टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो, आपने इंटर्नशिप किया है बीएड में, अगर आप कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है तब भी इंटर्नशिप है आपका, कि सामने वाला बच्चा अगर आपको कुछ बता रहा है तो आप कैसे इंप्रेस होगे। तो टीचर्स जब इंटरव्यू देने जाते हो तो एक पॉजिटिव चीज उनके लिए ये रहता है कि उन्हें सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, माइंडसेट का पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू बिकम ए टीचर। देखिए, आप क्या करोगे, गूगल में जाओगे, ये चीज लिखोगे, आप गूगल से आंसर निकालोगे। 10 आदमी में 2 आदमी भी अगर गूगल से सेम आंसर निकालता है तो सामने बैठे वाला इंटरव्यूअर को ये पता चल जाता है कि आप गूगल से कॉपी पेस्ट कर रहे हो। आप सबसे पहले ये करो कि खुद का आंसर बनाओ। गूगल कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, सेम चीज रिपीट नहीं चल पाएगा। आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो समाज के लिए हम टीचर बनना चाहते हैं, जनरली हम ये आंसर देते हैं। लेकिन आप ये जानो कि टीचर्स का सराउंडिंग, जो टीचिंग प्लेस है उसका सराउंडिंग अलग अलग होता है। बिहार में जो होगा इन्वायरमेंट, वो मुंबई में नहीं होगा। जो महाराष्ट्र में होगा वो कर्नाटक में नहीं होगा, वो केरल में नहीं होगा। तो आप जहाँ के हो, आप वहां क्या स्ट्रगल देखे हो बच्चों का, एज ए टीचर का, आपको वो बनाना है कि वो स्ट्रगल को कम करने के लिए, वो संघर्ष को आप बच्चों से हटाने के लिए, बच्चों को अच्छी टीचिंग देने के लिए आप टीचर बनना चाहते हो, न कि आप गूगल से कॉपी पेस्ट करके ये जवाब दोगे। क्योंकि अगर आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या क्या चीज आपको नहीं करना है, उसमें एक ये भी था कि आपको झूठ नहीं बोलना है। तो झूठ अगर आप गूगल से कॉपी पेस्ट करते हो तो आप टीचर बनने के लिए आप क्यों बनना चाहते हो, ये तो आप अपने आप को झूठ बता रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन केंद्रीय विद्यालय एज ए टीचर। ये अभी गूगल से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। पहले आप केंद्रीय विद्यालय के बारे में जानोगे। मैंने आपको बताया भी था कल के वीडियो में कि केंद्रीय विद्यालय के बारे में आपको जानना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। फैसिलिटी क्या मिलती है वहां पे, ये भी एक वर्क
किसी भी आदमी का। अगर आप जॉब करते हो तो आप सैलरी के लिए भी तो जाते हो, नहीं तो आप एनजीओ में काम करोगे। तो केंद्रीय विद्यालय में और जनरल विद्यालय में जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, जो जमीन आसमान का फर्क भी है, वो चीज आपको पता रहना चाहिए। जो आप बताओगे कि आप केंद्रीय विद्यालय में आपको क्या बेनिफिट हो रहा है और आपसे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा। नेक्स्ट है, आर यू रेडी टू वर्क इन एनी सिटी। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके वर्क एडेप्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपको बताना है कि आप आपकी विलिंगनेस हर समय रहनी चाहिए, कहीं भी काम करने के लिए तैयार हो। तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा। और एक होता है कि यस जॉब के लिए आप आंसर दे रहे हो, एक होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वर्क प्रोफाइल, आपकी बातचीत से पता चलेगा कि आपका मोटिव टीचर बनना है न कि लोकेशन खोजना। तो ये आपके बॉडी लैंग्वेज, आपके प्रीवियस आंसर आपके वर्क प्रोफाइल से मैच करना चाहिए। नेक्स्ट है, विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ये भी आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आप अपना वो सब्जेक्ट बताओगे जिसमें आपकी प्रोफिशिएंसी है, क्योंकि हो सकता है कि उसी से सवाल पूछे जाएं। आपने ये चीज पे आप पढ़ाई करके जाओगे। ऐसा नहीं कि वो कोई भी रैंडम सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछने शुरू कर देंगे। अगर वो जाते हैं टीचिंग लाइन के सवाल पे तो वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेंगे और उससे बताओगे। तो आप ऐसा नहीं है कि फेवरेट सब्जेक्ट उनके हिसाब से, आपकी खुद में प्रोफिशिएंसी कितनी है, उस सब्जेक्ट आपको कितना आता है, तो आप उसके हिसाब से उसको बताओगे इंटरव्यूअर को कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में क्या था और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था, बीएड में आपने क्यों सब्जेक्ट चुना। ये सब का नॉलेज आपको रखना पड़ेगा कि बीएड में आपने यही पार्ट क्यों रखा है, क्योंकि आपको पता है कि आप जो सब्जेक्ट चुनोगे उसी में आपको टीचिंग करना पड़ेगा। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये चीज बहुत अच्छा है क्योंकि ये किसी भी इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीचर को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से देख लो, गुड कम्युनिकेशन स्किल, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, आप में लीडरशिप क्वालिटी, ये सब आपका स्ट्रेंथ बताता है। लेकिन आप बोलोगे कि आप अगर कुछ चीज वीकनेस बता दोगे, लेकिन वीकनेस को बताने का एक तरीका है कि ये सब वीकनेस आप में पहले से था और आपने उसे मेहनत करके रेक्टिफाई करके आपने उसे मैनेज किया और सब आपके इफर्ट और डेडिकेशन से वो आपका वीकनेस खत्म हो गया। ये नहीं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल, देखिए एक दिक्कत में आ रहा है, आपको बता रहा हूँ। हो सकता है, पॉसिबल है कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये आपकी वीकनेस नहीं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ इंग्लिश में बात करना नहीं होता है। आप अच्छे से बात कर पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन स्किल है। आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पा रहे हो, समझा पा रहे हो, ये कम्युनिकेशन स्किल है। तो ये आपका वीकनेस नहीं हो सकता। सब्जेक्ट, कोई भी लैंग्वेज आपका वीकनेस नहीं हो सकता जब तक कि वो लैंग्वेज चल रहा हो। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपका वीकनेस नहीं है। कुछ भी ऐसा वीकनेस होगा, वो आप वैसा वीकनेस बताओ जिसको आपने ओवरकम किया है अपने एफर्ट और डेडिकेशन से, और उसको आप, वो आपका स्ट्रेंथ बन गया है, लेकिन पहले वो वीकनेस था। तो आपको अर्लियर में यही बताना है। अब आ रहे हैं कुछ टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। डिस्क्राइब ए डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन, हाउ यू ओवरकम इट। एज ए टीचर आपके पास ऐसा बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पे आपका मतलब जो ये फेस है, ये जो आपका फेज है आपका, ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि आपने कैसे उस पॉइंट पे, उस सिचुएशन में खुद को मजबूत किया, बच्चों को संभाला, जैसे कोई इंसिडेंट हुआ तो आप ये सब चीज बताओगे। और उस इंसिडेंट में आप टीममेट्स को, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे उस सिचुएशन को संभाले हो, बताए हो। इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी, वर्क मैनेजमेंट, आपकी क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। तो आप एज ए एग्जाम्पल देके आप ये सब चीज आप में, आपके लाइफ में ये सब जो घटनाक्रम हुई है इसके बारे में आपको सोचना है। ऐसा नहीं कि आप सोचने लग जाना 5 मिनट का 10 मिनट का पॉज लेके। तो आप ये सब के लिए, रिहर्सल के लिए ये सब क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे सवाल आते हैं, तो आप ये सीधा बता पाओगे। डू यू रीड न्यूज़पेपर्स, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग हॉबीज में लिखते हैं कि रीडिंग न्यूज़पेपर। तो अगर आप न्यूज़पेपर बताते हो, क्योंकि आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पूछ रहे हो, तो आप, आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या, मतलब हो सकता है कुछ सवाल पूछ लिए जाए कि अच्छा ठीक है, कल का फ्रंट पेज पे क्या था। आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू पढ़ते हो कि आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हो कि आज तक पढ़ते हो, प्रभात खबर, आज आज सॉरी
आज पढ़ते हो, प्रभात खबर पढ़ते हो, दैनिक जागरण पढ़ते हो, तो हो सकता है कि उनके पास हो और वो इसमें से एक सवाल पूछ ले, आप झूठ नहीं बोलोगे। उसके बाद उसमें और वो क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, व्हाट यू रीड, आप क्या पढ़ते हो? आप सिनेमा वाला पेज पढ़ तो नहीं जाते हो, आप खेल वाला स्पोर्ट्स पेज पढ़ के तो नहीं जा रहे हो। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो। आप एडिटोरियल पेज तो नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना करंट अफेयर तो मजबूत नहीं कर रहे हो। तो जो भी चीज आप पढ़ते हो, आपको उसके बारे में बताना है। हो सकता है वहां से इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चंस भी राइज हो जाए। अभी वाले ऑस्कर पे भी कुछ सवाल आ जाए, तो आपको इसका ध्यान रखना है। करंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि न्यूज़पेपर से उनका मतलब यही है कि आप करंट अफेयर, जनरल नॉलेज से आप कितने ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगे अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको इसका ध्यान रखना है। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? अच्छा, ये एक जरूरी है। जैसे कि कोई टीचर एक टीचिंग जॉब करता है तो कंटिन्यूस उसकी क्लास नहीं होते, तो क्या क्लास के बाद तो बैठ के मोबाइल यूज करेगा, गेम खेलेगा, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चलाएगा? तो इस संदर्भ में ये क्वेश्चन है कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे पॉजिटिव आउटकम निकले उस केंद्रीय विद्यालय के लिए, उस बच्चों के लिए। तो आपको ये बताना है कि आपका ये ऑनेस्ट आंसर होना चाहिए, आप अपने मन से बताना। और ये झूठ मूठ का ये अनइंटरेस्टिंग नहीं रहना चाहिए, अनएप्रोप्रिएट नहीं रहना चाहिए, कुछ भी आप मत बोल के चले आना। तो अब ये सोच लो कि अपने स्पेयर टाइम में क्या करते हो। आप कुछ सीख रहे हो ना, हो सकता है आप कुछ स्किल बना रहे हो, अपनी स्किल डेवलप कर रहे हो सकता है आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो सकता है अपना टीचिंग मेथोलॉजी अब डेवलप कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो। तो ये आप बताना जिससे कि टीचिंग में हो। अब ये नहीं कि आप सब्जेक्ट के टीचर हो, आप बोल रहे हो कि मैं क्रिकेट का ध्यान कर रहा हूँ, क्रिकेट पे ध्यान फोकस कर रहा हूँ। तो ये चीज नहीं होना चाहिए आपके टीचिंग के लिए। वो चीज कैसे काम है वो इसलिए पूछ तो रहे हैं, वो ये तो नहीं पूछ रहे, वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि आपका टीचिंग मेथोलॉजी में उसका क्या योगदान होगा, वो हेल्पफुल कितना होगा आपका एक्सप्लेन। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्कूल टीचर? जैसे कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे जो लर्निंग फेज में किसी भी चीज में वो एक्सपर्ट कैसे बने। लगातार आप उनका टेस्ट लेते रहो, टेस्ट को रेक्टिफाई करते रहो कि बच्चे टेस्ट पे मार्क्स अगर किसी का डिक्रीज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और इंक्रीज कर रहा है तो आप उसको प्रोत्साहन दोगे कि इन्हें ऐसे ही इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो बच्चों को ग्रुप में साथ में पर्सनली आप उनको मोटिवेट करते रहोगे, उनके पढ़ाई, उनकी पर्सनालिटी को आप ट्रैक करोगे, मॉनिटर करोगे और सुपरवाइज करोगे, और परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस को और आगे डिस्कस करते रहोगे। पेरेंट्स को उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताओगे, जिससे कि क्योंकि बच्चे घर पर भी रहते हैं तो जिससे कि वो रेक्टिफाई कर सके, उनके प्रोग्रेस को बताओगे। ये आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए स्कूल टीचर। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए स्कूल टीचर? देखिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अब आपकी ड्यूटी क्या है, दोनों में अंतर होता है। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल बनाओगे, सेमिनार के लिए बनाओगे, प्रेजेंटेशन के लिए बनाओगे, आप लगातार प्रोग्रेस रिपोर्ट दोगे डिसिप्लिनरी एक्शन पे, आप लगातार स्टूडेंट के असेसमेंट लेते रहोगे, उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते रहोगे, आप उनके लिए लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते रहोगे। तो ये सब चीज आपकी ड्यूटी है जो आपको एज ए स्कूल में करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, ड्यूटीज अलग होती है। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे और आपको आपकी समझ से उसको बताने हैं। हाउ विल यू मैनेज ए लेजी स्टूडेंट? ये आपका स्किल बताएगा। इसका कोई हम एग्जैक्ट आंसर क्या बता पाएंगे, क्योंकि मेरी सोच एक अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी, क्योंकि हर आदमी एक टीचर है। तो आपको ये बताना है कि आप एक लेजी स्टूडेंट को कैसे मैनेज करोगे। आप एक डिसेबल, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, उसको आप कैसे मोटिवेट करोगे कि कोई क्लास में उसका मजाक ना बना पाए। आप कैसे मैनेज करोगे एक इनडिसिप्लिन बच्चा को क्लास में। तो ये सब चीज जो मैनेजिंग क्वालिटी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे आ गया, हाउ यू विल मेंटेन डिसिप्लिन इन योर क्लास। तो सबसे पहले तो जो मेंटेनिंग मेंटेनिंग डिसिप्लिन क्वालिटी रहती है, ये कहीं से लिख के नहीं आता है। आप कहीं भी कोई स्कूल कॉलेज कहीं भी जाओगे तो कोड ऑफ कंडक्ट लिखे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ पॉइंट्स बच्चों को बताते रहना है, खुद पे अमल करते रहना है।
कि प्रोसीजर क्या है, स्कूल के डिसिप्लिन गाइडलाइंस का प्रोसीजर क्या है। आपको हर समय फेयर रहना है बच्चों के साथ, डिसिप्लिन वाले मैटर में पॉजिटिव रहना और कंसिस्टेंट रहना है। आपको हर समय क्लासरूम को ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर मीन्स कि आप पढ़ा रहे हो, बोर्ड पे लिख रहे हो और बच्चे पीछे हल्ला कर रहे हैं। आपको आपके बच्चे के बारे में जानना है। देखिए, बच्चों को जब आप नाम से जानते हो ना, तो इससे क्या होता है कि बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और डिसिप्लिन के मैटर में पड़ता है कि आप ऐसा नहीं कि उनकी आवाज से आप उनको पहचान जा रहे हो कि कौन से बच्चे ने आवाज किया है। बच्चों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। एक टीचर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि बच्चों का इंसल्ट नहीं होना चाहिए। मैं कुछ आपको बड़े-बड़े लोग हैं, नाम नहीं बताऊंगा, जो बहुत बड़े-बड़े टीचर्स थे, वो क्लास में लड़कियों का डिसरिस्पेक्ट करके हंसने की कोशिश करते हैं, हंसाने की कोशिश करते हैं कि बॉयज हंसे। और मैं ये बार बार देख रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े जगह पे बड़े बड़े नाम है उनका, लेकिन ये टीचर की क्वालिटी नहीं हो सकती। हो सकती है वो टीचर में हजारों लाखों अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन एक टीचर की ये क्वालिटी कभी नहीं हो सकती कि वो बच्चों का डिसरिस्पेक्ट करे और हंसाए दूसरे बच्चों को, एक बच्चे का इंसल्ट करके दूसरों को हंसाए। बुरी चीज को अच्छा करने का और भी तरीका होता है, पर ये जोक क्रैक करना गर्ल्स पे या कोई भी बच्चे पे, ये एक टीचर की क्वालिटी नहीं है। कुछ दिन के लिए उससे फेमस हो सकते हो, लेकिन ये आपको ऊंचाई तक लेके नहीं जाएगा। एज ए टीचर ये आपको डिमोटिवेट करेगा। आपको पढ़ाई को, जो लर्निंग है, उसको फन के रूप में बनाइए। क्लास पे आप टाइम पे आइए, प्रोफेशनल मैनर में रहिए। बच्चों को सरकाज़्म यूज करके डराइए मत, थ्रेटन मत कीजिए, बच्चों के साथ आर्गू मत कीजिए। और आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो आप घूमते रहिए कि कौन बच्चा, पीछे वाला बच्चा बैठा जो है वो कुछ कर तो नहीं रहा। ग्रेड आप हर समय बच्चों का असाइनमेंट्स करते रहिए। और अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बिहेवियर है उसका, तो उसकी तारीफ करिए, जो बाकी बच्चे भी उसकी तरह बनना चाहे। डू यू हैव नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स? अब आपसे ये चीज बहुत जरूरी है। आज के समय में एक असाइनमेंट पेपर भी बनाना हो, एक एग्जाम पेपर भी बनाना है, तो उसका आपको कंप्यूटर की मदद लेनी पड़े। तो आपको ये बेसिक्स जो है, ये आपको हर समय जानना पड़ेगा कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं। कंप्यूटर पे आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए नहीं बोला जाएगा, ये बात हर समय ध्यान रखिए। पर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेंट, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको जानना जरूरी है। आप हर समय याद रखो कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपसे नहीं पूछा जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ यू कैन यूज कंप्यूटर फॉर योर क्लास। इसका तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप ई लर्निंग, आपको पता होगा कि जब से कोरोना आया तब से ई लर्निंग पे बहुत ध्यान गया है, ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान गया है, सभी स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन की तरफ गए हैं। तो आप अपने क्लास को ई लर्निंग में कितना मोटिवेट कर सकते हो? आप बच्चों को स्मार्ट क्लास में कैसे नई नई चीजें से बता के उनका आप टाइम बचा सकते हो, या उनको नई चीज लर्निंग फन के रूप में आप बता सकते हो। जैसे पहले चित्रकला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता होती थी, अब वो कंप्यूटर पे होने लगी है। अब नए टीचर्स नए लर्निंग मेथड से उसको कंप्यूटर्स पे कराने लगे हैं। आप बच्चों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनवा सकते हो टॉपिक का, आप उस पे अच्छे अच्छे वीडियोस डलवा सकते हो। तो ये सब चीज जो है, कार्टून की मदद से आप पढ़ाई करवा सकते हो। तो ये सब आपसे पूछा जाएगा कि आप क्लास में कंप्यूटर का यूज या ई लर्निंग का यूज कैसे कर सकते हो। एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन ए लेसन डज नॉट वर्क एज ए टीचर। ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लेसन को एक्सप्लेन करने में, तब आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको, ऐसा सबके साथ होता है, जी टीचर मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। तो सबसे पहले लेसन का वीकनेस जो है, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उस पे आप कंसंट्रेट करोगे और बहुत सारे रिसोर्सेज जो यूजफुल है उसका आप यूटिलाइज करोगे। कंटेंट्स को आप इजी और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करना है, एडवाइस लेना है, गाइडेंस लेना है एक्सपीरियंस टीचर से, अच्छे अच्छे लोगों से जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज पेडियागोजी? देखिए, ये एक पढ़ाई की तकनीक है, लर्निंग मेथोलॉजी।
इसके बारे में इसका एक एक्सप्लेनेशन भी है कि द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये इसका है कि पेडागोजी इसी को बोलते हैं। लेकिन टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी मेन इसका पॉइंट्स है। व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट लेक्चरशिप एज ए टीचिंग करने आए हो, आप कॉलेज में लेक्चर क्यों नहीं दे? ये चीज आपसे पूछा जा सकता है और ये सवाल आपको बताना भी चाहिए कि क्यों आप लेक्चरशिप नहीं कर रहे हो। तो देखिए ये आप सोचो खुद में कि आप लेक्चरशिप छोड़ के या लेक्चरशिप क्यों नहीं करना चाहते और आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि दोनों में आपको दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा तक 12 बेसिस तक 12 लेवल तक आपको बच्चे टीचिंग में मिलेंगे और एबव 12 के बच्चे आपको लेक्चरशिप में मिलेंगे। दोनों को पढ़ाई कराने का और पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये सब चीज डिफरेंस है। तो आपको हर समय इस पे ध्यान रख के और ये चीज सोच के बताना है। इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता कि आप लेक्चरशिप क्यों नहीं करना चाहते।